विद्यार्थियों, हम गोखले के राजनीतिक चिंतन और कार्य पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार गोखले अपनी उदारवादी विचारधारा के कारण ब्रिटिश जाति की न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। उन्होंने संवैधानिक साधनों के माध्यम से ब्रिटिश शासन से जो है स्वतंत्रता का समर्थन किया था। और इसी क्रम में आगे हमने और भी कई विचार देखे, जिनमें सांप्रदायिक एकता में उनका अटूट विश्वास था, है ना। और वो जो है शासन के जो केंद्रीकरण का विरोध करते थे। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला जो उनका राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में योगदान है वो है स्वदेशी का समर्थन लेकिन बहिष्कार के प्रति शंकाएं। गोखले ने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया। स्वदेशी आंदोलन को उन्होंने उच्च कोटि का देशभक्तिपूर्ण आर्थिक आंदोलन बताया। उन्होंने 1905 में बनारस कांग्रेस में कहा था, स्वदेशी का आंदोलन आर्थिक होने के साथ साथ देशभक्ति का आंदोलन भी है। जिन श्रेष्ठतम आदर्शों ने मनुष्य जाति के हृदय को कभी भी प्रेरित किया है, उनमें स्वदेशी का महत्वपूर्ण स्थान है। स्वदेशी के आदर्श को व्यवहार में लाने के लिए आवश्यक विचारों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए गोखले ने हथकरघा उद्योग का पुनरुद्धार करने और उसे आधुनिक रूप देने पर महत्व पर जोर दिया, जिससे किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। किंतु स्वदेशी का समर्थक होते हुए भी गोखले ने बहिष्कार के उग्र अस्त्र के प्रयोग की अनुमति नहीं दी थी। उनकी दृष्टि में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन एक नकारात्मक तथा उग्र आंदोलन था, जिसका परिणाम संदिग्ध थे। अगला उनका राजनीतिक क्षेत्र में योगदान था वो है राजनीति का आध्यात्मिकरण। गोखले ने राजनीतिक विचार और तत्कालीन भारतीय राजनीति से उनके विचार जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने इसके अतिरिक्त राजनीतिक जीवन के एक शाश्वत सत्य का प्रतिपादन भी किया। गोखले राजनीति में नैतिकता तथा उच्च उद्देश्यों को लेकर आए थे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि धर्म और नैतिकता को राजनीति का आधार होना चाहिए और साध्य तथा साधनों के संदर्भ में साधनों की पवित्रता पर सबसे अधिक आग्रह किया। उनका विश्वास था कि राजनीति जन सेवा का एक साधन तभी बन सकती है जबकि उसका आध्यात्मिकरण हो, अर्थात राजनीति नैतिकता पर आधारित हो। उनका विचार था कि चारित्रिक विकास एवं नैतिक राजनीति के अभाव में स्वशासन हमारे देश के सार्वजनिक रोगों का उपचार नहीं बन सकता। इस प्रकार उन्होंने सार्वजनिक नैतिकता के विकास और चरित्र निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया। देश के नागरिक सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूक हो, तभी देश का विकास संभव है। सन 1905 में स्थापित भारत सेवक समाज का संभवतः सबसे प्रमुख उद्देश्य राजनीति का शुद्धिकरण कर उसे धर्म और नैतिकता से संबंध करना ही था। गोखले के इन विचारों से प्रभावित होकर ही गांधी जी ने गोखले के प्रति गहरा सम्मान अपनाया था। गोखले राजनीति का आध्यात्मिकरण और देश के प्रति समर्पित व्यक्तियों का एक समूह तैयार करना उनके जीवन का सर्वोपरि उद्देश्य था। इस उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए उन्होंने 12 जून 1905 को भारत सेवक समाज की स्थापना की। संस्था का शिलान्यास श्री रामहरि सेठ के द्वारा किया गया और सर्वप्रथम गोखले ने अपने 3 साथियों सहित आधिकारिक और औपचारिक रूप से स्वयं को भारत का सेवक घोषित किया। वे इस संस्था के माध्यम से योग्य और प्रभावशाली नवयुवकों को प्रशिक्षण देकर देश के लिए समर्पण की भावना के साथ उन्हें सार्वजनिक जीवन में प्रवृत्त करना चाहते थे। इस संस्था में दीक्षा ग्रहण करने से पूर्व 7 शपथ लेनी पड़ती थी, जो इस प्रकार है। उसके विचारों में पहली जो शपथ है वो है, उसके विचारों में देश का हित सबसे अधिक महत्व और सर्वप्रथम मान्यता रखेगा तथा वह शक्ति भर देश की सेवा करेगा।
दूसरा, राष्ट्र की सेवा करते समय वह किसी व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा नहीं करेगा। तीसरा, वह प्रत्येक देशवासी को अपने भाई की तरह मानेगा तथा जाति अथवा संप्रदाय के भेदभाव के बिना सभी की प्रगति के लिए समान रूप से कार्य करेगा। चौथा, स्वयं अपने परिवार के जीवन यापन के लिए वह उन्हीं साधनों पर आश्रित रहेगा जितने उसे उपलब्ध हैं अथवा सोसाइटी जितने उसे देती है। वह धन कमाने के लिए अतिरिक्त समय नहीं देगा। पांचवा, व्यक्तिगत स्तर पर वह विशुद्ध नैतिक जीवन यापन करेगा तथा किसी से व्यक्तिगत आधार पर नहीं लड़ेगा। सातवां, वह सदैव ही सोसाइटी के आदर्शों को ध्यान में रखेगा तथा उसके हितों की पूर्ति के लिए पूरे मनोयोग से कार्य करेगा। वह कभी ऐसे कार्य नहीं करेगा जो सोसाइटी के आदर्शों के विपरीत हो। श्रीनिवास शास्त्री ने 15 जनवरी 1906 को सोसाइटी के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की थी और गोखले की मृत्यु के बाद वह यह संस्था श्रीनिवास शास्त्री के नेतृत्व में आगे बढ़ी थी। राजनीतिक क्षेत्र में ही उनका एक और महत्वपूर्ण विचार है, वो है राजनीतिक वसीयतनामा। गोखले ने बम्बई के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलिंगटन के आग्रह में भारत के भावी सुधारों के लिए एक वैधानिक योजना तैयार की और जिसे युद्ध के बाद क्रियान्वित किया जाना था। सन 1909 में लागू किए गए मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम उदारवादी गोखले सहित किसी को भी संतुष्ट नहीं कर पाए और सभी पक्षों के द्वारा एक नए अधिनियम की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी। ऐसे में गोखले के द्वारा तैयार की गई राजनीति का वसीयतनामा जो है अगस्त 1917 में प्रकाशित हुई और इसे गोखले ने तैयार करते समय फिरोज शाह मेहता और आगा खां के परामर्श से तैयार किया था। प्रांतीय शासन और केंद्रीय शासन के संबंध में इस योजना में कुछ सुझाव दिए गए थे, जैसे कि प्रांतीय शासन के क्षेत्र में अध्यक्ष के रूप में गवर्नर हो जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड से हो। दूसरी, गवर्नर की सहायता और परामर्श देने के लिए 6 सदस्यों की एक कार्यकारिणी हो जिसमें 3 भारतीय और 3 अंग्रेज हो। तीसरा, प्रत्येक प्रांत में एक विधान परिषद होनी चाहिए जिसकी सदस्य संख्या 75 से 100 के बीच हो। इस परिषद के कम से कम आधे सदस्यों का चुनाव विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों और विशिष्ट वर्गों के द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। परिषद में विशेषज्ञों के अतिरिक्त कोई और गैर सरकारी नामजद सदस्य नहीं होने चाहिए। गवर्नर को यह अधिकार हो कि वह चाहो तो विशेषज्ञ के रूप में अथवा कार्यकारी सरकार और इस प्रकार गठित विधान परिषद का आपसी संबंध लगभग वैसा ही हो ना चाहिए जैसा जर्मनी में इम्पेरियल गवर्नमेंट तथा रस्टिंग के बीच है। विधान परिषद को प्रांत के कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त होगी और प्रांतीय कराधान में कमी या वृद्धि करने के लिए परिषद की अनुमति आवश्यक होगी। इस प्रकार पुनर्गठित हो जाने के बाद विधान परिषद के नियंत्रण में काम करने वाली इस प्रांतीय सरकार को प्रांत के अतिरिक्त आंतरिक प्रशासन का पूरे कार्यभार सौंप दिया जाना चाहिए और उसे वस्तुतः स्वतंत्र वित्तीय शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए। भारत सरकार के पास प्रांतीय शासन पर नियंत्रण का अधिकार अब नाम मात्र का ही होना चाहिए जिसका प्रयोग वह बहुत ही कम अवसरों पर करे। छठा जो बात थी इसमें वो थी प्रांतीय स्वशासन की यह योजना उस समय तक अधूरी रहेगी जब तक उसके साथ ये 2 काम न किए जाएं। पहला, जिला प्रशासन को उदार रूप दिया जाए। इसके लिए जिलाधीश के साथ अंशतः निर्वाचित और अंशतः मनोनीत छोटी जिला परिषदें जोड़ दी जानी चाहिए। दूसरी, स्थानीय स्वशासन का अत्यधिक विस्तार किया जाना चाहिए। ये स्थानीय संस्थाएं, ग्राम पंचायतें, म्यूनिसिपल बोर्ड, तालुका बोर्ड और जिला बोर्ड अपने कर्तव्यों का समुचित निर्वाह कर सके। इसके लिए उनके पास पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध होने चाहिए।
दूसरी जो उन्होंने सुधार बताया था केंद्र के शासन के संबंध में, अर्थात भारत सरकार के क्षेत्र में उसमें क्या स्वरूप में क्या परिवर्तन होने चाहिए, तो उसमें है पहला, केंद्रीय शासन को प्रांतीय शासन पर नियंत्रण का अधिकार केवल नाम मात्र के लिए होगा। अतः यह सुझाव दिया गया कि विभागों का पुनर्गठन करते हुए केवल निम्न 6 विभाग और इस प्रकार से ही सदस्य होने चाहिए: आंतरिक मामले, वित्त, विधि, प्रतिरक्षा, संचार जिसमें रेल, डाक और तार सम्मिलित है, विदेश, इनमें से कम 2 सदस्य जो भारतीय होने चाहिए। दूसरी जो बात केंद्र के स्तर पर जो सुधार की थी वो ये थी कि केंद्र की विधान परिषद का नाम भारत की विधानसभा कर दिया जाना चाहिए, विधानसभा की शक्तियां बढ़ा दी जानी चाहिए और सदस्यों की संख्या बढ़ाकर प्रारंभ में लगभग 100 कर देनी चाहिए। विधानसभा में सरकारी बहुमत का सिद्धांत फिलहाल उस समय तक बने रहने देना चाहिए जब तक प्रांतीय स्वायत्तता के प्रसंग में की गई व्यवस्था का पर्याप्त अनुभव प्राप्त न हो। तीसरी बात थी, इस प्रकार गठित भारत सरकार को वित्तीय मामलों में भारत मंत्री के नियंत्रण से मुक्त कर दिया जाना चाहिए और अन्य मामलों में भी भारत सरकार पर भारत मंत्री पर नियंत्रण कम कर दिया जाना चाहिए। भारत मंत्री की परिषद समाप्त कर दी जानी चाहिए और उसकी स्थिति में धीरे धीरे उपनिवेश मंत्री के समान हो जानी चाहिए। इसी प्रकार उन्होंने अन्य सुझाव भी दिए, जैसे कि स्थल सेना और नौसेना में अब भारतीयों को कमीशन दिए जाने चाहिए और उनके लिए थल सेना और नौसेना की शिक्षा का उपयुक्त प्रबंध किया जाना चाहिए। कमीशन माने अधिकारी का पद दिया जाना चाहिए। दूसरा, इस योजना में मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यकों को पृथक तथा प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया। आगा खा के इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया गया कि प्रांतों का जातीय आधार पर पुनर्गठन किया जाए। इस योजना में मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का जो सुझाव दिया गया उसकी बुद्धिमत्ता पर संदेह किया जा सकता है, लेकिन सामान्य रूप से यह योजना गोखले की राजनीतिक रचनात्मकता का परिचय देती है। तो इस प्रकार हमने गोखले के राजनीतिक योगदान और उनकी चिंतन पर विचार विमर्श किया। धन्यवाद।